बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। अब वायुमंडल की संरचना टॉपिक नंबर 3 है ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत ही मैं इसे सम्मिलित कर रहा हूँ। इसी में महाद्वीपों का बारे में पढ़ेंगे, इसी में झीलों के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड झीलों के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड मतलब लेक के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह सारे हम ज्योग्राफी का कर देंगे। भारत का इंडियन ज्योग्राफी हो चुका है, आप जाके चाहिए तो प्ले लिस्ट जाइए देख लीजिए। लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं, सिर्फ केमिस्ट्री बचा हुआ है जो कि मैं वो भी करवा दूंगा इस ज्योग्राफी के ख़त्म होने के बाद। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते जाएंगे। हो सकता है जहाँ पे हो दोहराएंगे से, क्योंकि आपको याद हो जाए, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई चेंज नहीं करता। चलिए कैसे। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल ही तो कहते हैं, वायुमंडल ही कहेंगे ना, हम वायुमंडल कहेंगे। मतलब पृथ्वी के मान लीजिए चारों ओर घिरा हुआ है वायु का, मतलब विस्तृत है, वायु फैला हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु फैला हुआ है। तो वायु फैला हुआ है तो उसे क्या कहिएगा? वायुमंडल ही ना, वायु, वायुमंडल याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। आगे सवाल आपको दिख रहा होगा कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब मान लीजिए कि पृथ्वी के चारों ओर जो फैला हुआ था वायु विस्तृत है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल की ऊपरी परत का अगर हमको अध्ययन लेना है, ज्ञान लेना है, उसके बारे में जानना है, तो उसे क्या कहेंगे? वायु विज्ञान। देखिए वायु विज्ञान कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वायु विज्ञान भी बोल सकते हैं, वायु विज्ञान। ज़्यादातर वायु विज्ञान बोलिएगा, ठीक है, वायु विज्ञान नहीं बोलिएगा, वायु विज्ञान बोल दीजिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो वायु विज्ञान कहेंगे। ठीक है, आगे सवाल आपसे पूछता है कि वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब ऊपरी परत को हम तो वायु विज्ञान मतलब वायु विज्ञान कहते हैं, निचली परत को क्या कहेंगे? तो ऋतु विज्ञान कहेंगे। अब सोचिए ना, ऊपरी परत को हम क्या कहेंगे? ऊपरी परत में हवा रहता है, तो हवा के हिसाब से वायु विज्ञान कह दिए। अब नीचे की बात करते हैं, जहाँ वायुमंडल की निचली परत की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा? ऋतु परिवर्तन होगा, तो ऋतु विज्ञान के सेंस में बोल देंगे, तो ऋतु विज्ञान बोल दीजिएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अगर निचली परत के अध्ययन की बात करेगा, वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन की बात करेगा, तो ऋतु विज्ञान बता दीजिएगा। ऊपरी परत की बात करेगा तो वायु विज्ञान बता दीजिएगा। ऐसे याद कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? याद हो रहा है? तो प्लीज लाइक करेंगे। आगे चलिए। आगे सवाल है कि वायुमंडल के निचले स्तर में किस प्रकार की गैस की प्रधानता होती है। अब लीजिए, निचली परत के अध्ययन को हम कहे ऋतु विज्ञान, और उसी में सवाल नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि वायुमंडल के निचली स्तर में किस प्रकार की गैस होती है। तो गैस की प्रधानता होती है, मतलब गैस कौन सी होती है? तो भारी गैस होती है, इसी को भारी गैस कहते हैं। मतलब मान लीजिए ऋतु विज्ञान है, और ऋतु विज्ञान के निचली परत के अध्ययन को कहते हैं, मतलब वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान। अब निचली जो स्तर है, निचली मतलब निचली परत की बात कर रहा है, कौन से? वायुमंडल के। तो वायुमंडल के निचले स्तर में कौन सी गैस थी? तो हम बोलेंगे भारी गैस। अब बात करते हैं कि निचले स्तर में हम भारी गैस की बात करते हैं, तो ऊपरी वायुमंडल में बताइए, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में किस गैस का प्रधानता है? तो हल्की गैस का होगा। अब सोचिए, ऊपर की बात करेगा तो ऊपर हवा है, तो हवा होगी तो कैसी गैस होगी? तो हल्की गैस होगी। ऐसे अनुमान लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अगर निचले है तो नीचे में क्या है? ऋतु की बात करता है, ऋतु मौसम की बात करता है, ऋतु विज्ञान की बात करता है, तो भारी गैस होगा। हो गया यार? ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के निचले स्तर में किस प्रकार की गैस है? तो भारी गैस है। अगर पूछे वायुमंडल के ऊपरी स्तर में किस प्रकार की गैस है, तो हल्की गैस है। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। अब देखिए, आगे सवाल के बाद ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जलवाष्प है। तो क्या है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक जो है अस्थायी तत्व, अगर वायुमंडल का पूछे सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है, तो जलवाष्प है। बस अस्थायी यही है, और सब तो इधर उधर होते रहेंगे, लेकिन जलवाष्प जो है अस्थायी तत्व है। ये अगर हो गया ना तो सब गायब हो जाएगा, ये भी आप भी जानते हैं। अब देखिए सवाल है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? अब लीजिए, वायुमंडल में अगर सर्वाधिक गैस की बात करें तो नाइट्रोजन को कौन नहीं जानता है? नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78% है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो ये सवाल तो हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि बहुत बार पढ़ा चुके हैं। अब सवाल पूछता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो जैसे ही अक्रिय शब्द की वर्ड आएगा, शब्द आएगा, वैसे ही ऑर्गन टिक लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस पूछे तो हम ऑर्गन लगा देंगे।
अगर ऐसे पूछ देता कि वायुमंडल में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में गैस है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में सिर्फ गैस है, तो नाइट्रोजन है 78%। अक्रिय गैस कौन है, तो ऑर्गन है। समझ में आ रहा है? टिक लगा दीजिएगा ना, लगा दीजिएगा। अब ये तो जान गए। अब ये सवाल पढ़िए, वायुमंडल में सबसे कम अक्रिय गैस, देखिए अक्रिय गैस सबसे ज्यादा ऑर्गन, सबसे कम गैस रेडॉन। रेडॉन जो होता है अक्रिय गैस है, सबसे कम पाया जाता है वायुमंडल में, ये बस याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा अक्रिय गैस ऑर्गन को टिक लगाइएगा, सबसे कम अक्रिय गैस वायुमंडल में, तो आप रेडॉन को टिक लगा दीजिएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अब लीजिए, कौन सा ऐसा गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। अब इसी जगह पे क्या है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव की जगह पे दे देता कि वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो हम बता देते कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लगा देते? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्लियर हो गए। देखिए इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, बस सुनते जाइए, याद होगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप पढ़ें, मुझ पर भरोसा करें। मैंने ऑफलाइन में भी भरोसे जताया था, रिजल्ट दिया है, तो ऑनलाइन में भी दूंगा। बस आप भरोसे से पढ़ें। कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, कोई भी जीके जीएस का कोई भी एग्ज़ाम देने जाए, आपको नंबर आएगा तो आएगा, बस भरोसा करें। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी जो गैस है हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन करती है। अब लीजिए ये सवाल जो इतना घुमाया, इस सवाल का तो आंसर क्या हुआ? ओजोन, है ना। लेकिन चलिए कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए सूर्य की तीव्र किरणें आ रही है, मान लीजिए सूर्य की किरणें आती है कि नहीं, बहुत तेज आती है कभी, है ना, जलने की आता है। तो जलना हो या झुलसने की बात करें, से वायुमंडल की कौन सी गैस जो है हमारी रक्षा करती है, कौन सी गैस ऐसी है जो कि हमारी रक्षा करती है वायुमंडल की, कौन सी गैस? तो ओजोन गैस। ओजोन अगर गैस खत्म हो गया ना, तो समझ जाइए हमारे शरीर तो हूबहू जल जाएगा, खड़े खड़े जल जाएगा, है ना। तो इस तरह की मूवी भी बन चुकी है, पहले ही फ्यूचर दिखा दिया है, तो अलग अलग बात है। चलिए आगे चले। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। मैंने वहां तक तो पढ़ लिया कि सूर्य की किरण जो आती है, तीव्र किरण जो आता है, अगर उससे हम झुलस जाते हैं, अगर मान लीजिए वायुमंडल में ओजोन गैस नहीं होता, है ना, निश्चित है कि मतलब जल जाते, खड़े खड़े जल जाएगा, है ना। तो ये तो आप जान गए। चलिए इस बात को करते हैं क्लियर। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अब इस चीज को आपको थोड़ा सा डाउट होगा, क्या डाउट होगा, चलिए हम क्लियर कर देते हैं आपको। डाउट यही होता है कि इस सवाल में थोड़ा सा अगर ध्यान से ना देखें तो आपको मिस्टेक हो ही जाता है। तो देखिए, भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त जो विकिरण है के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अब सोचिए, अब ग्रीन हाउस प्रभाव जो कहलाता है, क्यों कहलाता है? कहलाने का कारण है क्योंकि अवरक्त विकिरण का अवशोषण होता है। अब जैसे भूपृष्ठ से जो परिवर्तित हो रही है अवरक्त विकिरण, वो क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण के द्वारा क्या होता है कि भूवायुमंडल में याद रखिएगा, भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया हो जाती है। और जो वृद्धि होती है भूवायुमंडल की जो प्रक्रिया में, तापमान में, टेम्परेचर में जो परिवर्तित होती है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है वृद्धि होने की, उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। बस यही तो आंसर है। समझ गए? नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम इससे अच्छा और बेटर समझा देंगे। अब सवाल बनता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? अब लीजिए 78% है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम डिस्कस क्यों करना। चलिए देखिए, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तर कौन कौन सी है? मतलब पृथ्वी के अगर ऊपर जाते हैं, वायुमंडल है, तो वायुमंडल के ऊपरी जो स्तर होते हैं, वायुमंडल का स्तर बांटा गया है, ठीक है। स्तर अलग अलग बांटे गए हैं। कौन कौन है? तो देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल। देखिए आयन मंडल में जो चार ही यहाँ पे दिखा रहा है कि चार ही स्तर है, नहीं 5 स्तर है, जिसमें आयन मंडल इसलिए दे दिया गया है क्योंकि आयन मंडल में सभी आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब मध्यमंडल के बाद जो आयन मंडल आता है उसमें सब सम्मिलित हो जाता है।
ठीक है, इसलिए आयन मंडल दे दिया है तो 4 ही स्तर दिखा रहा है, लेकिन है 5 स्तर जिसमें आयन मंडल और बाहिर मंडल भी बोला जाता है। तो 5 स्तर याद रखिएगा। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। अब सवाल पूछता है कि क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल का जो है सवाल पूछता है आपसे कि इंग्लिश में पूछ देता है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल का इंग्लिश में अगर पूछ देता है तो इंग्लिश में याद रखिएगा क्षोभ मंडल का कि ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फियर बोला जाता है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर बोला जाता है, याद रखेंगे। ये पूछता है कि क्षोभ मंडल का इंग्लिश में नाम क्या है, मतलब हो सकता है क्षोभ मंडल के जगह पे ट्रोपोस्फियर दे दे, तो आप क्षोभ मंडल का इंग्लिश नाम याद होगा तभी तो बता पाइएगा, है ना। और ऐसा पूछा है, ऐसा घटना घटा है एग्जाम में, बहुत बार ऐसा पूछ दिया है जो कि हिंदी पढ़ के गए, इंग्लिश पता ही नहीं था, तो गड़बड़ हो गई है। तो ये मैं बता दे रहा हूँ। अब समताप मंडल का बता सकते हैं इंग्लिश में नाम क्या हो सकता है? तो समताप मंडल का बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है। अब आपसे पूछ देता है मध्यमंडल का इंग्लिश नाम पूछ दे तो क्या बताइएगा? तो मध्यमंडल का बहुत अच्छे से मेसोस्फियर, क्या बोलते हैं? मेसो, याद रखेंगे, ठीक है। स्फीयर बोलते हैं मेसोस्फियर, ठीक है। आयन मंडल का क्या होगा? तो आयन मंडल का ये होता है आयोनोस्फियर, सिर्फ आयोनोस्फियर होगा, ठीक है। आयोनोस्फियर मतलब IONOSPHERE, आयोनोस्फियर हो गया। अब आयन मंडल का एक और नाम आता है थर्मोस्फियर भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाहिर मंडल, बाहिर मंडल जैसे ही बाहर की बात होगा तो एक्सटर्नल की बात होगी, मतलब बाहर हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है बाहिर मंडल को, ये बस क्लियर है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कितने स्तर में बांटे गए हैं, तो 4 स्तर में यहाँ पे बांटा गया है। और 4 स्तर में बांटा गया है तो याद रखिएगा 4 स्तर में इसलिए बांटा गया है क्योंकि आयन मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल जो आता है, आयन मंडल में सभी सम्मिलित हो जाते हैं, बाहिर मंडल भी इसी में सम्मिलित कर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए बाहिर मंडल का इसमें चर्चा नहीं किया है, आगे करेगा आपको, ठीक है। तो याद रखेंगे अगर आपसे स्तर पूछेगा तो आप याद रखिएगा 5 स्तर बताइएगा। अब मुख्य पूछेगा कि मुख्य रूप से कितने स्तर होते हैं तो 4 ही बताइएगा। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल को, देखिए कि क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो जैसे ही औसत ऊंचाई पूछे तो 12 किमी। देखिए कहीं कहीं आपको 10 से 12 किमी दे रहा है, तो ट्रोपोस्फियर का अगर पूछे औसत ऊंचाई पूछे तो 10 से 12 बोला जाता है। यहाँ पे 12 किमी दिया है तो ये भी सही दिया है, तो 10 से 12 अनुमान लगाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए इस जगह पे कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को। और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। तो हो सकता है ये भी सवाल पूछ दे कि संवहन मंडल किसे कहा जाता है, ऑप्शन दे दे ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर दे दे, और हिंदी में समताप मंडल, मध्य मंडल दे दे, तो बहुत लोग को याद नहीं रहे, तो ट्रोपोस्फियर याद है। क्या ट्रोपोस्फियर किसका नाम है? क्षोभ मंडल का नाम है, याद रखेंगे। ऐसा सवाल पूछा हुआ है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपसे पूछ रहा है कि बादलों का निर्माण किस मंडल में होता है। अब बादल का निर्माण कहाँ होगा? क्षोभ मंडल में ही तो होगा, और क्षोभ मंडल को ही तो कहते हैं ट्रोपोस्फियर। जैसे ट्रोपोस्फियर की बात होगी क्षोभ मंडल याद रखेगा, क्षोभ मंडल में बात करेंगे बादलों की बात करेंगे, तो बादलों की बात करेंगे। अब बादलों की बात करते हैं, इसी के कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि संवहन मंडल भी क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इंग्लिश वर्ड तो मैंने बोल दिया, अब जो किताब में लिखा हो वही वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है, घनत्व मतलब डेंसिटी, तो घनत्व कहाँ पर होता है? तो क्षोभ मंडल में ही तो होता है सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। तो अगर पूछे पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व अगर पूछे कहाँ होता है तो हम बोलेंगे क्षोभ मंडल में, मतलब ट्रोपोस्फियर में। और क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं 10 से 12 किमी की तो ऊंचाई पर ही है। चलिए ये भी जान गए। अब आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो क्षोभ मंडल के कारण। अब सोचिए बादल की बात कर रहा है, बादल का निर्माण कहाँ होगा? क्षोभ मंडल में। तो बादल का जहाँ निर्माण होगा वहाँ मौसम परिवर्तन की भी तो बात करेगा, है कि नहीं? तो हाँ, तो भाई क्षोभ मंडल में ही होगा। जोड़ सकते कि नहीं, अनुमान लगा सकते कि नहीं? अनुमान लगाइए। सोचिए बादलों का निर्माण हो रहा है भाई क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में, तो भाई मौसम परिवर्तन कहाँ होगा? जहाँ बादल होगा, बादल होगा वहीं होगा, तो वहाँ कहाँ हो रहा है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में मतलब ट्रोपोस्फियर में हो रहा है। क्लियर, खत्म। अब देखिए क्षोभ मंडल में तापमान जो है, तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? घट जाता है। जैसे ही क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, तो जो क्षोभ मंडल जो है ऊपर की ओर जब जाइएगा ना तो उसका तापमान की ऊंचाई के साथ जो है घटता है, बढ़ेगा नहीं, तापमान घटेगा, ठीक है,
ये जान गए। ये भी सवाल अगर पूछेगा तो आप क्लियर कर दीजिएगा। अब बताइए मेघ गर्जन। अब मेघ मतलब बादल। अब बादल गर्जन जहाँ होगा, मौसम परिवर्तन जहाँ होगा, वहाँ किस परत का होगा? तो क्षोभ मंडल में होगा। तो कौन सा परत होगा? क्षोभ मंडल में होगा। इसमें हमको पूरा पढ़ने की आवश्यकता क्या है? नहीं ना है, लेकिन आप कहते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो हम बोलेंगे क्षोभ मंडल में होता है। चलिए ये क्लियर हो गया। आपसे और सवाल क्या पूछेगा? टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है। आप जाकर सारे वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है। अगर ना मिलता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम देंगे। और नहीं तो आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो इंस्टाग्राम को जल्दी से फॉलो कर लीजिए, उस पर जानकारी मिल सकती है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दूसरी चीज़ कि आपका टेलीग्राम पर आपको लिंक और पीडीएफ दोनों मिल जाते हैं, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के साथ, वीडियो के साथ ही पीडीएफ मिल जाते हैं साथ में, जो कि आप आसानी से पीडीएफ ऑन करें, वीडियो देखते रहें। ठीक है, मेघ गर्जन जान गए, बादल की बात कर रहे और मौसम परिवर्तन की बात कर लिए, क्षोभ मंडल में होता है। और भी क्षोभ मंडल से क्या सवाल बनता है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ सीमा। संक्रमण क्षेत्र मतलब नैरो सीमा, नैरो सीमा की बात करते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए क्षोभ मंडल है मतलब ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल है, समताप मंडल का इंग्लिश शब्द क्या था? स्ट्रेटोस्फियर था। तो अब सोचिए, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक स्थित है क्षेत्र। कौन सा? संक्रमण क्षेत्र, नैरो क्षेत्र। उस नैरो क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप सीमा नहीं कहते, क्षोभ सीमा ही कहा जाता है। ये क्लियर। आपसे और सवाल क्या बनता है? क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल स्थित है? अब जैसे क्षोभ मंडल के ऊपर जाइएगा तो सेकंड स्तर पे होता है क्या? समताप मंडल। समताप मंडल का इंग्लिश में क्या बोलते थे? स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्ट्रेटोस्फियर। देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होगा वायुमंडल में। अगर मान लीजिए कौन सी ऐसी वायुमंडल है, सवाल पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी वायुमंडल है, कौन सी ऐसा सतह है जो कि तापमान में बहुत परिवर्तन नहीं होगा, बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो वो है समताप मंडल। यही समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फियर। स्फीयर में जो है उतार चढ़ाव मौसम का नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। जो भी होता है परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, तो समताप मंडल में नहीं होता है। वही बात ये बोल रहा है। अब देखिए, ओजोन परत अवस्थित होते हैं। ओजोन परत मतलब स्थित होता है, कहाँ होता है? तो समताप मंडल में ही तो होता है ओजोन परत, है ना। तो ये डायरेक्ट सवाल इतना बार पूछा है कि आपको याद कर लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि ओजोन परत कहाँ है? तो समताप मंडल में आपको मिलेगा ओजोन परत। ओजोन परत जो है समताप मंडल में मिलेगा, मतलब स्ट्रेटोस्फियर। हो सकता है यहाँ पे सवाल दे दे कि ओजोन परत जो है स्थित कहाँ है, तो दे सकता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ऐसे करके दे सकता है, जिसमें से आपको स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल टिक लगा के आ जाना है। सूर्य की परावैंगनी किरणों को कौन सी वातावरणीय परत अवशोषित कर लेती है? तो हम बताएंगे ओजोन मंडल। कौन? ओजोन मंडल। आपसे पूछेगा कि सूर्य की परावैंगनी किरणों को कौन सी वातावरणीय परत अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन मंडल जो है अवशोषित कर लेती है। यही तो बात है। सूर्य की जो परावैंगनी किरणें आती है, अब सोचिए परावैंगनी किरणें जो आती है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट आए तो हम लोग तो जल सकते हैं, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एकदम जल सकते हैं। अब उसी चीज़ को अवशोषित करता है, कौन करता है? ओजोन मंडल करता है। वही रक्षा करता है ओजोन मंडल हमको, और जो कि कहाँ है? समताप मंडल में। ठीक है, सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल लिए परत है। तो सबसे सुविधाजनक अगर वायुमंडलीय परत पूछ रहा है, सुविधाजनक वायुयान के लिए, वायुयान या सुपरसोनिक विमान, जो भी विमान जहाज वहाज कहिए, तो वो होता है समताप मंडल। कौन होता है? समताप मंडल। समताप मंडल बहुत अच्छा होता है, उस पर आप उड़ा सकते हैं। मौसम का झंझट नहीं रहता है, मौसम जो भी होता है क्षोभ मंडल में होता है, तो ये आपको आसान होता है समताप मंडल में उड़ाना वायुयान को, जहाज को। ठीक है, समताप मंडल का विस्तार कितने किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है? लीजिए, अब इसमें तो किताब में दिया हुआ 18 से 32 किमी। अब बताइए क्या करूं मैं? किताब मेरा देता है कि 18 से 32 यहाँ दे रहा है, और कहीं कहीं 18 से 50 दे रहा है, अब 16 से 50 दे रहा है, 12 से 50 दे रहा है। अब बताइए मैं क्या करूं? इसमें कोई तो सोल्यूशन है नहीं, बताइए। नहीं सोल्यूशन है तो है सोल्यूशन, करते हैं, देखिए कैसे।
देखिए अनुमान लगाया गया है, कैसे बताते हैं। मैंने बोला कि आपको 12 से क्या है 50 याद रख लेना है, किसका, समताप मंडल का, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, 12 से 50 अनुमान लगा लेना है आपको, और सही अनुमान है और यही सही आंसर होगा। उसके बाद अगर आपको 16 से 32 दे दे, 50 से ज़्यादा अगर आए, याद रखिएगा 50 से ज़्यादा अगर आए, मान लीजिए 51 आ जाए, 52 आ जाए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 50 के बाद जो है मध्य मंडल में चला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो 50 के बीच में कोई भी ऑप्शन दे दे, हो सकता है दे दे 18 से 32 दे दिया, 16 से 32 दे दे, ठीक है, हो सकता है 19 से 20 दे दे, ऐसे भी दे सकता है। तो ये स्तर कुछ भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है 50 से ज़्यादा अगर हो तो उस ऑप्शन को कट कर देना है। और हाँ, 12 से 50 एकदम करेक्ट हो तो उसको सबसे पहले टिक लगाइए, उसके बाद ही किसी को टिक लगाइएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं तो मैं बता देता हूँ, कहीं कहीं 16 से बता दिया गया है 50, तो 16 से 50, तो ऑप्शन पे अब ये डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड आपको ऑप्शन देख कर करना पड़ेगा, स्तर देख कर बताना होगा। ठीक है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस बुक में 18 से 32 है, तो 18 से 32 आप याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए 12 से 50 के बीच में कोई भी संख्या है तो ये आ जाएगा समताप मंडल में ही। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ ऑप्शन देगा ही नहीं जो कि आपको कंफ्यूज करे, और कोई कंफ्यूज करे तो कोई टिक लगा के आ जाएगा, नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंस के साथ आप टिक लगा के आ जाएगा। चलिए आगे चलिए। आगे सवाल है कि किस मंडल में धूलकण और जलवाष्प की मात्रा कम होती है, बताइएगा। कौन सी ऐसी मंडल है जिसमें धूलकण और जलवाष्प की मात्रा जो है कम होता है। तो सही बात है, जहाँ विमान उड़ रहा है वहाँ तो धूलकण कम होगा, है कि नहीं, जलवाष्प कम होंगे, तो कहाँ, समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में कम होगा। चलिए ये भी क्लियर हो गए। आपसे पूछेगा कि दीर्घ जो रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है, तो आयन मंडल से ही तो परिवर्तित होती है। अब आयन मंडल आ गए, मतलब आयनोस्फीयर आ गए। आयनोस्फीयर का एक और नाम से जानते हैं, थर्मोस्फीयर, बस इतना जान लीजिए। देखिए मध्य मंडल से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है, इसलिए उस पर सवाल तो कम होते हैं, बस मध्य मंडल का इंग्लिश याद रखिएगा, मेसोस्फीयर बोला जाता है, और उस पर सवाल जो बनेगा वो मॉक टेस्ट में भी क्लियर करूँगा, आगे भी उसका क्लियर होगा। चलिए लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि देखिए आयन मंडल का एक क्वेश्चन तो पढ़े, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है, तो आयन मंडल में स्थित होता है। अब सोचिए कि संचार उपग्रह हो, दीर्घ रेडियो तरंग हो, या आपका टेलीविज़न से संबंधित बात हो, तो ये सब जो है आयन मंडल से ही संबंधित होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो वही तो बोल रहा है, संचार उपग्रह की अगर पूछे तो कौन सा स्तर में काम किया जाएगा, तो आयन मंडल में ये काम किया जाएगा। आयन मंडल को ही इंग्लिश में आयनोस्फीयर भी बोला जाता है। आयन मंडल को एक और नाम से जानते हैं, थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। सुनते जाइए, याद हो जाएगा। आगे सवाल है कि वायुमंडल में ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण कौन सा रसायन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछता है। और सवाल क्या पूछते हैं, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परिवर्तित होकर धरातल पर पहुंचती है, तो एक होता है एफ परत। एफ जो परत होते हैं वहाँ से जो है परिवर्तित होता है, वही परिवर्तित होकर रेडियो की लघु तरंग जो होते हैं बनकर जो है निकलता है। तो कौन से परिवर्तित होते हैं, कहाँ से, कौन से परत से, तो एफ परत से निकलता है। आयन मंडल को भी एफ परत से निकलता है। ठीक है, रेडियो ये सब जो संबंधित हम सुनते हैं उसी जगह से निकलता है। ठीक है, ये सवाल भी आप जान गए। आगे सवाल है कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो क्षोभ मंडल में रहता है। सवाल बने हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। तो जैसे ही आपसे पूछे हवाई जहाज भाई बताइए किस मंडल में उड़ता है, वायुमंडल आप पढ़े हैं, वायुमंडल के कौन स्तर में उड़ता है, तो सेकेंड स्तर समताप मंडल में उड़ता है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होनी चाहिए। आपसे और सवाल क्या पूछेगा, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम बाहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानेंगे, बाहिर्मंडल, जो कि अंतिम है, सब अंतिम है। ठीक है, बाहिर्मंडल से। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है, बता सकते हैं, तो हाँ बताएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में केंद्रित है। कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में।
तो ये भी सवाल आपसे पूछता है कि बताइए वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर स्थित है, तो स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में। ये भी मैं बता चुका हूँ और ये मैं पढ़ चुका हूँ। अब देखिए वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसकी सूचक होती है, तो तूफानी मौसम की। जैसे ही वायु दाब की बात करेंगे, अचानक मान लीजिए आने वाली कमी, मान लीजिए वायु दाब है, वायु दाब में अचानक कमी आ जाए तो समझिए तूफान ही आने वाला है, तूफान आने वाला है, तूफानी मौसम आने वाला है, भाग जाइए। ठीक है चुप कर रहा हूँ, बस याद कर लीजिए। सवाल है कि ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या अगर पूछे तो 7 है। ये डायरेक्ट पूछता है कि ग्लोब पर जो दाब का कटिबंधियों का जो बनाया गया है संख्या वो कितनी है, तो 7 है। बस ये याद ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा वायु दाब को किस में मापा जाता है, तो मिलीबार में मापते हैं। ये भी याद रखिएगा। पूछता है मिलीबार में मापा जाता है। ठीक है, वायु दाब को अगर पूछा जाए तो मिलीबार में मापा जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है, तो समुद्र तल की बात हो रही है। समुद्र तल पर अगर औसत वायुदाब पूछे कितना होता है तो हम मिलीबार से नापते हैं। तो मिलीबार से नापते हैं तो कितना होगा, तो ये होता है 1013.25 मिलीबार होता है, मतलब 1013.25 मिलीबार होते हैं। ठीक है, समुद्र तल की बात करेगा। औसत वायुदाब बता दिया मैंने। ऐसे याद करना चाहिए 1013.25 मिलीबार होते हैं। बस इतना ध्यान रखिए। आगे चले। सामान्य वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है, तो सागर तल पर ही सामान्य वायुदाब मापा जाता है। अगर समान वायुदाब पूछे कहाँ पर पाया जाता है तो हम बताएंगे सागर तल पर होते हैं। देखिए इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा। वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वायुदाब उच्च वाचन कहते हैं। उच्च वाचन ऐसे बोला जाता है, उच्चा वाचन बोलते हैं। मतलब वायुदाब जो होता है, जहाँ पे वायुदाब होगा हाई लेवल का होगा, वहाँ पे हाई मात्रा में होगा, जो कि प्रेशर पड़ता हो, उसी को कहते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे घटने बढ़ने की क्रिया हो, वायुदाब की अगर मान लीजिए घटने बढ़ने की क्रिया हो तो उसे हम वायुदाब उच्च वाचन कहें। बस इतना जान लीजिए, इस पर डिटेल उतना जरूरत नहीं। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। देखिए वायुदाब कब ज़्यादा होगा, वायुदाब कब होगा, सर्वाधिक कब होगा, जब ठंडा और शुष्क समय होगा। ठंडा या शुष्क हो उसी समय होता है। जब वायु आपको ठंडा बहने लगे, शुष्क होने लगे, तो समझ जाइएगा कि उस समय वायुदाब जो है सर्वाधिक होता है। विषुवतीय याद रखिए, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार जो है विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश पर मिलती है, तो 5 डिग्री अक्षांश पे ही मिलती है। अगर मान लीजिए विषुवत रेखा है, मान लीजिए विषुवतीय अगर पूछा जाए, विषुवतीय नाम पे एक दाब पेटी होता है। दाब पेटी का अगर विस्तार पूछे विषुवत रेखा पे, ठीक है, विषुवत रेखा यहाँ पे हो सकता है भूमध्य रेखा दे दे। ठीक है, याद रखिएगा विषुवत रेखा की जगह पे भूमध्य रेखा भी दे सकता है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है कितने अक्षांश पर मिलता है, तो 5 डिग्री के अक्षांश पर जाके मिलेगा। ठीक है, विषुवत रेखा के दोनों ओर। ठीक है, ये जान गए। आपसे देखिए ये और ये दोनों पेटी को आपको याद रखना है, दोनों को जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए डोलड्रम पेटी का विस्तार जो है समानतः पाया जाता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ में पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि 5 डिग्री जो है नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ में जो है, याद रखिएगा 5 डिग्री साउथ में। तो ये जो है आपसे पूछता है कि डोलड्रम पेटी का विस्तार समानतः पाए जाते हैं 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में। अगर शांत पेटी बात करें, शांत पेटी जो होता है किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। और आप देखे हैं विषुवत रेखा हो या भूमध्य रेखा हो, दोनों में कितने डिग्री की अंतर है, 5 डिग्री का। और वही तो डोलड्रम पेटी का विस्तार है जो कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में है। और उसी को शांत घाटी के नाम से भी रख दिया गया है, जो कि दोनों ओर आपको भूमध्य रेखा पे मिलेगा। बस इतना ही जान लीजिए, मतलब डोलड्रम पूछ दे या शांत पेटी पूछ दे, टेंशन नहीं लेना है। बस यही याद रखिएगा। हो सकता है शांत पेटी की जगह पे ये लिख दे कि डोलोड्रम पेटी जो है किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अगर ये भी हो सकता है शांत पेटी का विस्तार समानता पाए जाते हैं 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए होंगे। और एक
एक और बात क्लियर कर देते हैं, जैसे कि 5 डिग्री है ना, यहाँ पे हो सकता है 10 डिग्री भी दे दे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। 5 से 10 डिग्री का अनुमान लगाया गया है, तो ये दोनों में से कोई भी आंसर होगा। तो अगर 10 डिग्री भी दे रहा है तो सही है, 5 डिग्री भी दे रहा है तो भी सही है। तो ज़्यादातर क्लियर सही जवाब है 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री, जो कि आपको ये सही जवाब है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि सर्च करके आप देखिएगा तो मैं बता दूँ कि 10 डिग्री भी अनुमान दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर 5 डिग्री बोला जाता है। तो 5 से 10 के बीच में भी अगर डिग्री देता है तो आप समझ जाइएगा कि ये शांत पेटी की बात कर रहा है, ये समान जो भूमध्य रेखा के जो है अक्षांश की बात कर रहा है, ठीक है। ज़्यादातर अगर ऑप्शन में 5 हैं तो 5 के सिवा कहीं टिक मत लगाइएगा, यह ध्यान रखिएगा। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थलीय जो है किस पेटी में स्थित होता है, तो हम बताएंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में स्थित होता है। जैसे शांत घाटी का जो है पेटी, शांत पेटी जो है आप देखें, उसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, इसमें जो संबंधित होता है उष्ण मरुस्थलीय, जितना भी उष्ण मरुस्थलीय हैं वर्ल्ड में, विश्व में, वो सारे आते हैं किस पेटी में, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में आते हैं। चलिए, ये सवाल हो गया कि व्यापारिक जो हवाएं हैं, व्यापारिक जो हवाएं होती है किन अक्षांशों की ओर बहती है, तो हम अच्छे से जवाब देंगे अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। तो अक्षांश का इंग्लिश होता है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड जो होते हैं याद रखिएगा, तो किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक, तो हम बताएंगे अश्व लैटिट्यूड से विषुवत रेखा की ओर बहता है। ये क्लियर हो गए। तो एक बात जान लीजिए, व्यापारिक हवाएं क्या है, तो व्यापारिक हवाएं जो होती थी वहाँ पे क्या होता था, व्यापार उस मार्ग से होता था। और किसकी ज़्यादा व्यापार होती थी, अश्व की। अश्व मतलब घोड़े की व्यापार होती थी। तो जानते हैं व्यापारिक हवाएं जब चलती थी तो उस समय क्या होता था कि घोड़े को फेंक दिया जाता था पानी में, मरे चाहे बचे कोई पता नहीं, क्योंकि उस समय अगर व्यापारिक हवाएं चलती थी तो उलटने की संभावना ज़्यादा होती थी। इसलिए हल्का करने के लिए, नाव को हल्का रखने के लिए उसे फेंक दिया जाता था घोड़े को, और उसी के नाम पे अश्व अक्षांश भी रखा गया था। मतलब अश्व का जो है क्षेत्र था, इसलिए उस क्षेत्र को रखा गया अश्व अक्षांश, मतलब अश्व हॉर्स लैटिट्यूड रखा गया। समझ गए, क्लियर हो गया। चलिए आगे सवाल पूछता है कि उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या होती थी, तो ये व्यापारिक पवनें होती थी, जो कि अभी हम जस्ट पढ़े, उसे हर्ष लैटिट्यूड भी कहा था, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है ना। तो देखिए उच्च दाब क्षेत्र में अगर भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो हवा होती थी, पवनें होती थी, उसे व्यापारिक पवनें कहते थे। ये जो विषुवत रेखा है, रेखा की ओर हो रही थी, और ये भूमध्य सागर की बात हो रही है, सागर में, तो सागर में जो हवा चलती थी उसे व्यापारिक पवनें कहते थे। क्लियर हो गया, कंफ्यूज मत करिएगा दोनों, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखिएगा, व्यापारिक पवनें होती है, तो व्यापारिक जो पवनें होती थी वह नियमित व स्थिर होती थी। तो व्यापारिक जो पवनें होती थी ना, याद रखिए, व्यापारिक जो भी व्यापार होता था तो उस समय जो पानी होती थी या पवनें जो हवा चलती थी वो नियमित और स्थिर होती थी, ठीक है, नियमित और स्थिर होती थी। आगे सवाल है कि व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती थी, तो ऊष्मा का संवहन के कारण होता था। देखिए पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें क्या कहलाती थी, मतलब हवा क्या कहलाती थी, तो वो कहलाती थी प्रचलित या अस्थाई जो है तनी पवनें। क्या कहते थे, सनातनी पवनें। तो प्रचलित सनातनी पवनें भी हो सकता है, प्रचलित सनातनी पवनें तो बोल दिए, अस्थाई सनातनी पवनें होती है, याद रखिएगा। तो ये दोनों होते हैं, मतलब पूरे वर्ष एक ही दिशा में बहने वाली पवनें को हम कहते हैं प्रचलित सनातनी पवनें, बस इतना ध्यान रखिएगा, या अस्थाई सनातनी पवनें कहा जाता है, ठीक है, ये समझ गए। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है, तो विषुवतीय निम्न दाब से चलती है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखिए डोल ड्रम क्या है, तो डोल ड्रम जो है, आप जैसे पढ़े थे डोल ड्रम पेटी, ठीक है ना, पढ़े थे कि नहीं, शांति पेटी, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे डोल ड्रम क्या है, तो डोल ड्रम जो है ये बताना जरूरी हो गया है आपको, क्योंकि ये तो पवनें हैं, मानते हैं तो उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है। क्या है डोल ड्रम, एक उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है, ठीक है। अब ये सवाल को देखिए, समुद्री समीर बहती है दिन के समय, तो आपसे ये पूछेगा कि समुद्री समीर जो होते हैं बहती कब है, तो दिन के समय बहता है। सहारा रेगिस्तान की बात करें तो सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हर मटन
उड़ती है तो पूरब से पश्चिम की ओर उड़ती है। किससे? तो पूरब से पश्चिम की ओर उड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम की ओर उड़ती है। तो ये सवाल आपसे पूछेगा कि सहारा जो रेगिस्तान आप देख रहे हैं वो कैसी पवने हैं? शुष्क पवने हैं। शुष्क पवने हैं तो वहाँ क्या उड़ती है? तो हरमटन जो है उड़ती है। तो किस दिशा में उड़ती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर उड़ती है। ठीक है, कहाँ उड़ती है? जो है सहारा रेगिस्तान में। आगे चलेंगे, कैसी पवने हैं? तो शुष्क पवने हैं। क्लियर हो गया। यह नियमित हवाएं जो कि गरजता चालीसा, प्रचंड ठीक है, प्रचंड पचासा तथा चिखता साठा के उपनाम से भी जाना जाता है। किस प्रकार की हवाएं हैं? तो पछुआ हवाएं हैं। पछुआ हवाएं अगर बात करें तो पछुआ हवा जो है एक ऐसी हवा है जो कि आपको गरजता चालीसा कहलाएगा। पछुआ हवा को गरजता चालीसा के रूप में जानेंगे। क्या? गरजते हुए एकदम चलता है पछुआ हवा। ठीक है, अब प्रचंड पचासा कहा जाता है उसको। किसको? पछुआ हवा को। एक और चिखता साठा शब्द आए तो हम बोलेंगे पछुआ हवा, टिक लगाइएगा। प्रचंड पचासा बोलेगा, पछुआ हवा को बोलते हैं। गरजता चालीसा वही पछुआ हवा को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए, पछुआ हवा तो समझ गए। अब ये क्वेश्चन देखिए, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा क्या है? जो कि हम पछुआ का उपनाम है। देख लिए। तो इसे जो है साठा जो है क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जान लीजिए। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिमी पवने बहती हैं वही है कौन? तो गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चिखता साठा। ठीक है, समझ गए। और चिखता साठा हो या प्रचंड पचासा हो या गरजती चालीसा हो, वो पछुआ हवा कहलाता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें दो तरह से बांटा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए पछुआ पवने में नाम जितना भी पढ़े सब पछुआ पवने का उपनाम है। जिसमें गरजती चालीसा की बात करते हैं तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा क्या कहलाती है? तो जैसे ही 40 डिग्री जो अक्षांश पे चलने वाली हवा रहेगी ना, उसे गरजती कहिए या दहाड़ती चालीसा कहिए। ठीक है, गरजती या दहाड़ती चालीसा के रूप में हम जानते हैं ये पवनी है। ठीक है, ठीक है भाई। अब मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध हो या दक्षिणी अक्षांश की अगर बात करें हम लोग, तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास अगर हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली तेज हवा को क्या कहेंगे? भयंकर पचासा, प्रचंड पचासा के नाम से जानते हैं। प्रचंड को ही भयंकर कहिए, खतरनाक कहिए, जो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भयंकर पचासा, प्रचंड पचासा का अगर पूछे कितना डिग्री पे ये तेज हवा चलती है, तो 50 डिग्री पे। ठीक है, अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछे कि 40 डिग्री पे, मानिए 40 डिग्री पे, तो गरजता या दहाड़ता चालीसा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब जो है क्या होते हैं? पछुआ पवने कहलाते हैं। ठीक है, पछुआ पवने के नाम है। और पछुआ पवने में वो भी बांटा हुआ है कि 50 डिग्री 40 डिग्री पे क्या है, कितनी हवा चलती है, उसे किस नाम से जानते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी। अब देखिए 60 डिग्री की बात करते हैं। तो देखिए 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट जो है चलने वाली तेज हवा क्या कहलाती है? तो चिखता साठा। चिखता साठा सोचिए खतरनाक कितना है। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट चलने वाली तेज हवा को चिखता साठा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपको 60 डिग्री जान गए, 40 डिग्री अभी पढ़े थे। 40 डिग्री को क्या कहते? गरजता या दहाड़ता। 50 डिग्री बताइए दक्षिणी अक्षांश पे जो चल रही थी तेज हवा, उसको क्या कहते हैं 50 डिग्री पे? प्रचंड या भयंकर पचीसा कहा जाता है या पचासा कहते हैं। ठीक है, कैसे सुनाते हैं। उच्च दाब क्षेत्र में, अगर उच्च दाब क्षेत्र तो हम पढ़ ही रहे हैं, उच्च दाब क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, एरिया की बात कर लिए। से उच्च दाब क्षेत्र से अगर निम्न दाब की ओर बात करते हैं, ठीक है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली हवा मतलब पवने क्या कहलाता है? तो उसे मानसूनी पवने कहते हैं। मानसूनी हवा कहिए या पवने कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये मानसूनी हवाएं पढ़ें तो चलिए कौन कौन किस क्षेत्र में बहता है, अब चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। तो जैसे देखिए अल्पस पर्वत जो आप देख रहे हैं, जिसमें भूआकृति में मैंने, अगर नहीं वीडियो देखें तो जाकर देख लीजिएगा। तो अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो फोन कहते हैं। और फोन कहाँ बहता है? स्विट्जरलैंड में बहता है।
तो ये क्लियर हो गए। सवाल कैसे पूछेगा, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में जो है शुष्क स्थानीय पवनें जो बहती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे फोन के नाम से जानते हैं। अब फोन जो हवाएं हैं वो कहाँ चलती है, तो स्विट्जरलैंड में चलती है। स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये जान गए, एक हवा के बारे में जान गए। दूसरा हवा के बारे में चलिए, तो देखिए अर्जेंटीना के पास एक पंपास जो क्षेत्र है, पंपास क्षेत्र है, ठीक है, पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से, उरुग्वे की ओर से चलेगा, ठीक है, पंपास क्षेत्र में किधर से, उरुग्वे के क्षेत्र से प्रचंड वेग से, प्रचंड मतलब समझे, प्रचंड रूप से, भयंकर रूप से वेग से चलने वाली जो ठंडी हवा है को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पैम्पिरा। पैम्पिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैम्पिरा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सवाल तो देखिए ऊपर देख लिया अर्जेंटीना वाले, चलिए ठीक है, अब ये सवाल देखिए। इस सवाल में देखिए कि न्यूजीलैंड के उच्च पर्वतीय क्षेत्र से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा किस नाम से जानी जाती है, तो नॉर्थ वेस्टर के नाम से जानी जाती है। आपसे पूछता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अब देखिए न्यूजीलैंड पढ़ लिए, स्विट्जरलैंड पढ़ लिए, है ना, तो ये सब तो आप पढ़ लिए, अर्जेंटीना पढ़ लिए, हवा जो चलती है, कौन सी हवा चलती है उसके नाम। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानते हैं, तो चिनूक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, चिनूक के नाम से जाना जाता है। तो गर्म और शुष्क हवा है चिनूक। लेकिन चिनूक जो है कहाँ बहती है, कहाँ से ये शुरू हुआ, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में ये बहती है चिनूक हवा। ये भी जवाब दे सकते हैं। अब इसका जवाब तो आप जान गए, लेकिन अब कौन सी पर्वत से, तो रॉकी पर्वत से पार करती है कौन, चिनूक हवा, ये है, ठीक है। अब अमेरिका पढ़ लिए तो यूरोप को क्यों छोड़ना, तो यूरोप को पढ़ लीजिए। तो यूरोप में जूरा पर्वत, यूरोप में एक जूरा पर्वत है, ठीक है, जूरा पर्वत से जिनेवा झील, देखिए यूरोप में जूरा पर्वत है, जूरा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवनें किस नाम से जानते हैं, तो जोरान के नाम से। अब देखिए जोरान शब्द आपके मन में आया कि जोरान शब्द जो है भाई वो तो हम मानते हैं हवा है, ठीक है, तो ये जानते हैं रात्रि में चलने वाली एक शीत एवं शुष्क पवनें हैं। क्लियर, जैसे ऊपर हम पढ़े कि गर्म और शुष्क हवा जो है किस नाम से जानते हैं, तो चिनूक के नाम से, जो कि कहाँ से, रॉकी पर्वत के नीचे से उतरता है, ये जान गए। तो इसी तरह जोरान भी जो है, याद रखिएगा, रात्रि में चलने वाली शीत एवं शुष्क पवनें हैं। अब ये पवनें हैं तो कहाँ से चलती है, बात ये सवाल है। तो यूरोप में संबंधित है, यूरोप से संबंधित है। सबसे पहली बात तो जोरान जो हवा है वो यूरोप से संबंधित है, ये जानिए। देखिए मैंने चिनूक है, फोन है, ये सब तो फिर से पहले से ही समझा चुका हूँ, लेकिन इसमें फिर सवाल कैसे बनाए देखिए, अब क्लियर और हो जाएगा बढ़िया से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में क्या कहा जाता है, चिनूक कहा जाता है। लीजिए, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में क्या कहा जाता है, चिनूक कहा जाता है। सवाल हुआ तो चिनूक हवा कहाँ कहाँ बहती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बहती है। और कनाडा में बहती है चिनूक हवा, तो ये बताइए कहाँ से उतरती है, तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से उतरती है। और चिनूक क्या है, तो एक हवा है, बस इतना जानते हैं। आगे चलिएगा, आगे सवाल बनता है क्या, तो सुन लीजिए, कौन सी वायु स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड पढ़ लिए थे हम, जो कि फोन पढ़े थे, तो स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्पाश के विमुख ढाल पर बहती है, उसे कौन सी हवा कहते हैं, कौन सी वायु कहते हैं, तो फोन कहते हैं। कौन सी पवनें कहते हैं, तो फोन कहते हैं। अब फोन जो है कहाँ बहती है, तो स्विट्जरलैंड में बहती है। और कौन सी पर्वत से वो आती है, तो उत्तरी अल्पाश की विमुख ढाल से उतरती है, मतलब क्या होती है, अल्पाश पर्वत से संबंधित है। कौन हवा, फोन हवा। कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है, गर्म और धूल कण से लदी होती है, तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है, उसे कहते हैं सीरोको। सीरोको जो है, सीरोको से समझ में आया, सीरोको मतलब सहारा, सहारा से जाकर भूमध्य सागरीय में क्षेत्र में सरकते हुए मिल जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, सीरोको।
बस ऐसे याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला मैंने। तो याद रखिएगा, जैसे ही गर्म धूल की बात हो, गर्म धूल से लदी हवाएं बोले, तो गर्म धूल के साथ आएगा तो कौन है? सहारा रेगिस्तानी से ही ना धूल का नु उड़ता है, बालू कहाँ से उड़ेगा? वहीं से। तो सहारा रेगिस्तान से लेके भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है, वही हवा को तो नाम है सिरोको। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यह हवा है सिरोको, ठीक है। कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो सिरोको। सोचिए, सिरोको जो है हवा जो बहती है, वो याद रखिएगा स्थानीय पवनें हैं जो कि इटली में रक्त की वर्षा लाती है। तो इस नाम से भी जाना जाता है कि इटली में रक्त की वर्षा के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिरोको पवनें जानी जाती है। कौन पवन? सिरोको पवनें, ठीक है, सिरोको पवनें। और चलिए आगे सवाल है कि कौन सी पवन हिमभच्छी के नाम से जानी जाती है? तो चिनुक। चिनुक को ही हिमभच्छी के नाम से जानेंगे, हिम मने तो हिमभच्छी के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिनुक को जाना जाता है। ये सवाल आपको दिख रहा होगा, कौन सी ऐसी स्थानीय पवनें को हम डॉक्टर वायु के नाम से जानते हैं? यही सवाल बनता है ना। तो डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे जाना जाता है हरमटन को। तो हरमटन को डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, स्थानीय पवनें हैं। आगे सवाल पूछता है कि कौन सी ऐसी गर्म स्थानीय पवनें हैं जो कि कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो वो है, उसका नाम है, क्या नाम है? संताना नाम है इसका। वो एक तरह से काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, वही हवा है जिसे आप देख रहे हैं। देखिए, कौन सी गर्म स्थानीय पवनें जो है पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो और कोई नहीं, ये पहुंचाता है संता अना जो है हवा है, जो कि गर्म हवा है, यही नुकसान पहुंचाता है, फलों के बगीचे को नुकसान पहुंचा देता है। ये कहाँ बहता है? तो कैलिफोर्निया में बहता है, ठीक है। अस्थायी पवनें हैं, गर्म अस्थायी पवनें हैं, ठीक है। चलिए, और भी सवाल बनता है कि कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करता है? तो यही तो करता है हरमटन हवा। हरमटन जो हवा है वो अफ्रीका में जो गिनी जो तट है वहाँ पे आर्द्र मौसम में राहत देता है, आर्द्र मौसम से संबंधित होता है, आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करता है। तो कौन सा पवन है? तो ये हरमटन पवन है, याद रखिएगा। जो अफ्रीका में जो गिनी तट पे जो रहते हैं या जो तट के लोग हैं, वहाँ पे इनको जो राहत देने वाला पवन है वो है हरमटन। क्लियर हो गया? देखिए, कौन सी स्थानीय पवन जो मध्य यूरोप की बात करें, मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से जो कि यूगोस्लाविया के एडियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है, उसे कौन सी पवन कहते हैं? तो बोरा पवन कहते हैं। क्या कहा जाता है? बोरा पवन। ये सवाल पूछा है कि बोरा पवन जो है किस क्षेत्र में बहती है? तो हम बताएंगे मध्य यूरोपीय क्षेत्र में बहती है, या मध्य यूरोपीय क्षेत्र के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ यूगोस्लाविया है उस क्षेत्र में ये बहता है बोरा हवा। और ये भी पूछेगा यूगोस्लाविया के कौन से तट पे प्रवाहित होता है हवा? तो ये भी बता दीजिएगा, एडियाटिक तट पे होता है प्रवाहित बोरा हवा। बस इतना ध्यान रखेंगे। तो देखिए, इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से किसकी उत्पत्ति होती है? तो मिलने से, दो भिन्न तापमान वाली जो वायु राशि के मिलने से अगर बोले तो वो जो उत्पत्ति होती है वो होती है चक्रवात की उत्पत्ति। किसकी होती है? चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो चक्रवात के लिए याद रखिए, चक्रवात के उत्पत्ति होती है। आगे चलते हैं, तो चक्रवात की आकृति पूछेगा किस प्रकार होती है? तो अंडाकार होता है। चक्रवात आप देखिएगा ना तो वो अंडाकार होगा, ठीक है, वो अंडा जैसा एकदम शेप बनाते हुए घूमेगा। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? वो शांत क्षेत्र होता है चक्षु। क्या होता है? चक्षु, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात का वायु की दिशा होती है, कैसे होती है? वामार्थ होता है। कैसे होते हैं? वामार्थ होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल पूछेगा, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु
की दिशा होती है घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछे कि चक्रवात की जो है वायु दिशा कैसी होती है, तो घड़ी की सुई जैसी होगी। देखिए ये वामार्त आप सुने होंगे ना। वामार्त का मतलब हम बताना भूल गए थे, बता देते हैं। वामार्त का मतलब होता है कि घड़ी के, जैसे घड़ी की सुई के अनुकूल ये है ना, ये घड़ी की सुई के विपरीत होगा, उल्टा होगा। मतलब घड़ी मान लीजिए ऐसे चल रहा है, तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उल्टा चलेगा। ठीक है, वामार्त इसी को कहते हैं, घड़ी सुई के विपरीत चले, उल्टा चले। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, घड़ी के सुई के हिसाब से चलेगा। ठीक है, बस यही था, समझा दिया मैंने। ठीक है, आगे सवाल देखिए। आगे सवाल है कि टी मापक पर किसका मापन किया जाता है, तो चक्रवातों की शक्तियों का मापन किया जाता है। ये सवाल है, टी मापक जान गए। ये सवाल देखिए, फिलीपींस, जापान, चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पता है, टाइफून कहते हैं। तो जैसे ही फिलीपींस शब्द हो, जापान आ जाए, मतलब फिलीपींस आ जाए, जापान आ जाए, चीन आ जाए, और ये सब सागरों में जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो टाइफून के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये सवाल अगर आएगा तो बता दीजिएगा। आपसे ये भी सवाल आता है कि मिसिसिपी घाटी में कौन सी चक्रवात चलती है, तो ये चलता है, पता है, टारनेडो। टारनेडो जो है एक चक्रवात चलती है। कहाँ चलती है, कौन सी घाटी में, तो मिसिसिपी घाटी में चलती है। आगे चलें। आगे सवाल है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो हम बताएंगे क्या बोलते हैं, विली विली, याद रखिए विली विली के नाम से जाना जाता है, तो मतलब जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय जो है वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये बताएंगे जे वर्कनीज द्वारा किया गया था, जे वर्कनीज द्वारा। ठीक है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो चीन सागर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो चीन सागर ही नहीं, जापान, फिलीपींस, ये सब भी प्रभावित होते हैं, ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल भी पूछेगा। उच्च दबाव वाली हवा जो कि केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है, प्रति चक्रवात। सोचिए, केंद्र से बाहर जो चक्रवात आ जाए, समझिए उसे प्रति चक्रवात ही कहेंगे ना, बात खत्म। ठीक है, आगे सवाल आपसे बन रहा है कि प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है, तो केंद्र पे ही होगा ना। केंद्र से बाहर हो गया तो केंद्र पे ही होगा, सबसे ज़्यादा वायु दाब कहाँ पे स्थित होगा, केंद्र पे ही। आपसे और पूछेगा प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं या होता है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर कम होता है। अब समझ जाइए, प्रति चक्रवात जो है केंद्र से बाहर की बात हो रही है, मतलब केंद्र पे ही होगा, और केंद्र से बाहर की बात कर रही है, मेन सेंटर से बाहर की आता है ये शब्द। तो प्रति चक्रवात जो है अगर पूछे किस क्षेत्र में कम आएगा, तो भूमध्य रेखा पे कम आएगा, और क्या, क्षेत्र पे। ठीक है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होगा, तो जो है याद रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चक्रवात आएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और सबसे कम, मतलब कम कहाँ आएगा, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आएगा, बस इतना जान लीजिए। आपसे पूछेगा प्रति चक्रवात की आकृति पूछेगा, सामान्यतः किस प्रकार होती है, तो गोलाकार होता है। किसका होता है, गोलाकार। ठीक है, गोलाकार। अगर चक्रवात सिर्फ पूछता तो अंडाकार, लेकिन प्रति चक्रवात पूछ रहा है तो गोलाकार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रहा है फ्रंटल वर्षा। फ्रंटल वर्षा होती है चक्रवाती गतिविधियों के कारण ही होती है फ्रंटल वर्षा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कौन सा चक्रवात सर्वाधिक विनाशकारी होता है, तो वो होता है टायर नोडा। कौन होता है, टायर नोडा। और टायर नोडा जो आप शब्द सुने होंगे, ये कौन सी घाटी पे हुआ था, चलता है, तो मिसिसिपी घाटी पे। तो ये टायर नोडा जो है बहुत ही खतरनाक विनाशकारी चक्रवात है। अब टायर नोडा जो है क्या है, तो एक अति निम्न दाब केंद्र है। सोच रहे हैं अति निम्न दाब केंद्र है, तो भाई आएगा ही तूफान ना, समझ रहे हैं, इस घाटी पे चक्रवात तो आएगा ही ना। तो अति निम्न दाब है, इसलिए चक्रवात आने की संभावना रहता है। टॉरे नोडा, जो कि मैं बता चुका हूँ, ये भी शुरू में चर्चा भी हुआ है कि मिसिसिपी घाटी पे ये क्या है, क्या बताइएगा, चलती है चक्रवात। चलिएगा, डोलड्रम क्या है, तो डोलड्रम तो आप पढ़ चुके हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब क्षेत्र में होता है, तो डोलड्रम।
ठीक है। डोलड्रम क्या है, तो आप पढ़ चुके हैं कि डोलड्रम जो है एक भूमध्य रेखा के आसपास जो है अल्पस दाब क्षेत्र से संबंधित होता है। देखिए, मोती का माता किसे कहा जाता है, तो देखिए पछावा बोला जाता है। पछावा मेघ, मेघ मतलब बादल, मेघ को कहा जाता है मोती का माता। ये सब सवाल डायरेक्ट पूछेगा। कौन सा मेघ जो है अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है, तो वर्षा स्तरी। वर्षा स्तरी जो है याद रखिएगा बहुत ही अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है। देखिए, ये जो मापनी का प्रयोग जो है किसके मापने के लिए किया जाता है, तो हम बताएंगे मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए। तो किससे मापते हैं, तो हम बोलते हैं ओक्टास से मापते हैं। तो ओक्टास मापनी का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मेघाच्छादन की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, ये सवाल समझ गए। आपसे अब पूछेगा नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो बादलों की दिशाओं एवं गतियों को मापा जाता है। तो नेफोमीटर से हम जो है बादलों की दिशा नापेंगे और उसकी गति नापेंगे। देखिए, ये सवाल देखिए, वायुमंडल में कौन सा मेघ जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है, तो यह है पछाव मेघ जो है सबसे ऊंचाई पर निर्मित होता है। एक तरह से हिमकरण कहिए, ठीक है, सबसे ऊंचाई पे होता है। एक मिनट, ठीक है। रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ को क्या कहते हैं, पछावी मेघ। रेशेदार दिखाई देगा, ठीक है, ऊंचाई पे है तो रेशेदार ही दिखाई देता है ना, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को कहा जाता है पछाव मेघ। ठीक है, आगे सवाल पूछता है कि किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है, तो कपाशी मेघ का। तो कपाशी मेघ अब आग दिखेगा, कपाशी मेघ ना फूलगोभी की गोभी की तरह वो दिखेगा, फूल की तरह दिखेगा, गोभी के फूल की तरह दिखेगा। ठीक है, आपका पूछेगा विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है, तो कपाशी मेघ ही दिखेगा। विषुवतीय क्षेत्र में अगर देखिएगा ना तो ज़्यादातर कपाशी जो है मेघ दिखेगा। ठीक है, ये सब नाम रखा गया है, मेघ मतलब वर्षा का, ठीक है, नाम है। मेघ माने वर्षा होता है, मेघ माने बादल भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे सवाल है तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की विशेषता है, तो कपाशी वर्षा मेघ की ही विशेषता है। तड़ित झंझा, झंझला की आवाज़ के साथ आता है, तड़ित रूप से, है ना, चिनगारी के साथ। मूसलाधार वर्षा जो होती है वो आती है कपाशी वर्षा क्षेत्र में। अगर आपसे पूछे कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर जो है प्रभा मंडल का निर्माण करती है, तो पछाव स्तरी जो है यही तो निर्माण करती है सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर। ठीक है, क्या करती है, प्रभा मंडल का निर्माण करती है। किस कारण रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं, तो निम्न आर्द्रता के कारण जो है, याद रखिएगा, रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं, निम्न आर्द्रता के कारण। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो संवहनी वर्षा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भूमध्य रेखा में पूछे कैसी वर्षा, संवहनी वर्षा बोलिएगा। आगे सवाल है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, तो चक्रवाती वर्षा होती है। जैसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात होगी तो वो किस प्रकार की वर्षा होगी, चक्रवाती वर्षा होगी। देखिए, पवन विमुख, एक विमुख ढाल होते हैं, एक भिमुख होते हैं। तो पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है। ठीक है, दृष्टि अधिक होती है। यह किस वर्षा की विशेषता है, तो पर्वतकृत का विशेषता माना जाता है। किसका, पर्वतकृत का माना जाता है। अगर आपसे पूछे किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही होती है। तो किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही होती है जाड़े। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आइसो हाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसो हाइट कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है, तो उसे संवहनीय तो वर्षा कहते हैं, याद रखिएगा।
ठीक है, संवहनीय वर्षा कहते हैं। और याद रखें कभी कभी क्या होता है, संवहनीय वर्षा की जगह पे कपाशी वर्षा भी दे देता है, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आपसे पूछेगा कि विश्व में अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है, तो पर्वतीय वर्षा ज़्यादा होती है, ये हम जानते हैं अच्छे से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसरोवर में होती है, जो कि मेघालय में पड़ता है, इंडिया में पड़ता है, आप अच्छे से जानते हैं। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ही कृत्रिम वर्षा हमको करवाना है तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है, तो आटाकामा। आटाकामा नाम है। ठीक है, आटाकामा जो है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। अब पूछ रहा है आपसे कि विस्तृत छाया प्रदेश, विस्तृत छाया प्रदेश किसे कहते हैं, तो पर्वतों के पवना विमुख ढाल को कहते हैं। तो पर्वत के पवन विमुख ढाल को कहा जाता है विस्तृत छाया प्रदेश कहते हैं। आपसे सवाल पूछा है रेगिस्तान में बादल अपक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते, तो हम बताएंगे कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान में बादल अपक्षेप होकर क्यों नहीं बहते, क्योंकि कम आर्द्रता होती है इसलिए नहीं होते। आपसे पूछेगा विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेमी होता है। कितने होते हैं, 100 सेमी होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा विश्व की झीलें, नहरें, जलप्रपात। ये जल्द ही टॉपिक खत्म होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद आपका केमिस्ट्री का करवा दूंगा। बस आप वेट करें, वॉच करें, आप याद करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।